हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूपीएससी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो शिक्षाएं थी उनको संकलित करने के लिए पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार और बौद्ध धर्म की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कई बुद्धिस्ट काउंसिल और भी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें हम लोग 6 बुद्धिस्ट काउंसिल डिस्कस करेंगे। इसमें से जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है वो एनिशेंट इंडिया में हुई है, यानी कि प्राचीन भारत में हुई है, और बाकी जो 2 बुद्धिस्ट काउंसिल है वो आधुनिक भारत का पार्ट है। 1871 में 5th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है और 1954 में आपकी 6th बुद्धिस्ट काउंसिल है। ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का, उसकी कई विचारों का, उसकी कई फिलॉसफी का हमें एक माध्यम है जिससे हम बुद्धिज्म को समझने का कोशिश करते हैं। तो एक एक करके हम सारी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखें कि जो प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो जैसे मैंने बताया था कि जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करने का क्या रीजन था, क्या कारण था? तो भगवान बुद्ध ने अपने जितने भी विचार थे या जितनी भी अपनी शिक्षाएं थी वो ओरली दी थी, यानी कि मौखिक दी थी। उसका कहीं भी कोई लेखन कार्य उन्होंने नहीं किया था, वो ओरली ट्रांसफर हुई थी। तो उन शिक्षाओं का संकलन करने के लिए पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था 483 बीसीई में। तो पहला फैक्ट, ईयर, किस ईयर में ऑर्गेनाइज की गई, ये भी बीसीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 483 बीसी, यूपीएससी में ईयर नहीं पूछे जाते बट अक्सर पीसीएस या वनडे एग्जाम में ईयर पूछे जाते हैं। तो 483 बीसी में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसी वर्ष इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए किसने इनिशिएटिव लिया था? तो मगध साम्राज्य के जो शासक थे, मगध साम्राज्य के शासक, उनका नाम था अजातशत्रु। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई भगवान बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी तो उस समय शासक कौन था? तो मगध के जो शासक थे अजातशत्रु थे। अगर हम मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध एक महाजनपद था, लेकिन बाद में वो एक साम्राज्य बन गया। और मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मगध साम्राज्य में 3 जो डायनेस्टी थी उन्होंने शासन किया था, 3 डायनेस्टी ने शासन किया था। मगध जो साम्राज्य था उसकी जो पहली जो डायनेस्टी है उसको हम हर्यक वंश बोलते हैं, हर्यक वंश या हर्यक डायनेस्टी। दूसरी जो डायनेस्टी है उसे हम नाग डायनेस्टी या नाग वंश या शिशुनाग डायनेस्टी भी बोलेंगे, नाग वंश। और तीसरी जो डायनेस्टी है उसको हम नंद डायनेस्टी या नंद वंश भी बोलते हैं, नंद वंश या नंद डायनेस्टी। अगर हम बात करें हर्यक वंश की तो इनके पहले जो शासक थे और जिन्होंने मगध महाजनपद को एक साम्राज्य बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया था, उसमें पहले जो शासक है वो बिंबिसार है। बिंबिसार के ही बेटे अजातशत्रु थे, जिनके टाइम पे भगवान बुद्ध की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। उसके बाद तीसरे जो शासक थे उनका नाम उदयन था, उदयन जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उसके बाद भी कुछ और भी रूलर थे जिन्होंने शासन किया, जिसमें अनिरुद्ध, उसके बाद मुंडक और उसके बाद नागदास। ये भी कुछ रूलर थे जिन्होंने मगध पर रूल किया। नागदासक के बाद शिशुनाग, जो नागदासक का मंत्री था, उसको मान के राजा बना, तो इसलिए उसको शिशुनाग डायनेस्टी या नागवंश भी बोलते हैं। तो शिशुनाग ने शासन किया और शिशुनाग के बाद कालाशोक। अभी कालाशोक का नाम भी आएगा क्योंकि कालाशोक के टाइम पे द्वितीय जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। नंद वंश, इसमें जो पहले रूलर हैं उनका नाम महापद्म नंद। और उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर है धनानंद। इसी जो धनानंद था उसको मार के चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार, और उसके बाद उसका बेटा अशोक के टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसको बताने का मेरा जो उद्देश्य था कि आप शासकों के बारे में भी जानें, तो जिससे कि हम कॉर्नोलॉजी को सही कर सकें। कई बार एग्जाम में चाहे वो यूपीएससी हो पीसीएस हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कॉर्नोलॉजी को ऑर्डर करने के लिए किया जाता है।
तो ये मैंने आपको पूरे मगध साम्राज्य के बारे में बताया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य आता है। मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक शासन करते हैं। तो ये हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ने, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के एक शासन काल में हुई थी। और अजातशत्रु की जो अजातशत्रु जो थे वो एक बहुत पावरफुल एम्बिशियस रूलर थे, जिन्होंने वज्जी शंखों को भी पराजित कर दिया था। और इनके टाइम पे जो मगध साम्राज्य, मगध जो महाजनपद था, उसका काफी विस्तार देखा गया। और वो विस्तार चलता गया अशोक के टाइम पे जाके वो रुका कलिंग विजय के बाद, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। यानी कि मगध को अगर हम देखें तो उसी के खंडरों पे फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगर हम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के कुछ और फैक्ट्स को देखें, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के अगर हम अदर फैक्ट्स को देखें, तो उसमें इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था महाकश्यप, या उनको पाली में महाकश्यप भी बोला जाता है। महाकश्यप एक महान बौद्ध विद्वान थे, और भगवान बुद्ध के वैसे तो बहुत सारे शिष्य फेमस हैं, लेकिन उसमें 2 शिष्य उनके प्रमुख थे जो उनके हमेशा आसपास रहते थे। महाकश्यप या राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी कह सकते हैं, जैसे कि महाकश्यप, और दूसरे जो शिष्य थे आनंद। महाकश्यप और आनंद हमेशा उनके पास रहते थे, इसलिए इसको अध्यक्ष बनाया गया। जो आपके महाकश्यप थे, इनकी अध्यक्षता में बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया। और ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इसका जो स्थान था या प्लेस था, ये था राजगृह। राजगृह की एक गुफा थी जिसको सप्तपर्णी गुफा बोलते हैं, सप्तपर्णी गुफा। राजगृह मगध की पहली कैपिटल थी, बाद में तो पाटलिपुत्र कैपिटल भी, लेकिन जो मगध महाजनपद है उसकी जो कैपिटल थी वो राजगृह, या उसको गिरिवृष भी बोलते हैं, आज का राजगीर डिस्ट्रिक्ट है। और ये पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। और राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, इसमें 7 गुफाएं थी, 7 केव्स थी, जिसमें से अभी 6 गुफाएं मिलती है, जिसमें से 4 ठीक ठाक अवस्था में। तो ये जो गुफाएं थी उन्हीं में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में जितने भी बहुत बड़े बड़े विद्वान थे उनको इकट्ठा किया गया, और इसका जो परिणाम निकला, वो जो परिणाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो यहाँ पे क्या हुआ, या रिजल्ट जिसको हम कहते हैं, इसका जो परिणाम था वो बौद्ध संघ के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ या आरंभिक ग्रंथ, यानी कि जिसको हम सूत्र पिटक और दूसरा और विनय पिटक, विनय पिटक। तो सूत्र पिटक और विनय पिटक का कलेक्शन किया गया। अब हम देखते हैं इसको पिटक क्यों बोला गया। पिटक इसलिए बोला गया क्योंकि जब इनको लिखा गया तो ताड़पत्रों पे इनको लिखा गया, और बड़े बड़े जो बक्से थे उनमें पैक कर दिया गया, उनको पिटक बोला गया। अब सूत्र पिटक क्या है और विनय पिटक क्या है, इसको हम अलग से समझ लेते हैं। तो सूत्र पिटक, सूत्र पिटक, और नेक्स्ट है विनय पिटक, विनय पिटक। तो सबसे पहले सूत्र पिटक का कंपाइलेशन किसने किया था, तो सूत्र पिटक का कंपाइलेशन आनंद ने किया था। अभी मैंने आपको आनंद के बारे में बताया था कि आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में थे, और आनंद की जो खास बात थी कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। आनंद भगवान बुद्ध के कजन ब्रदर भी थे, और उनकी मेमोरी शार्प थी, वो हमेशा बुद्ध के साथ रहते थे, और वो भगवान बुद्ध जो भी शिक्षाएं देते थे वो उनको याद रहती थी। इसलिए आनंद को जिम्मेदारी दी गई सूत्र पिटक के कलेक्शन की। अब सूत्र पिटक में है क्या, तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म या लॉर्ड बुद्धा, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। भगवान बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी उनका संकलन है, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का ये संकलन है, शिक्षाओं का संकलन है। और इस शिक्षाओं का संकलन किसने किया था, आनंद। क्योंकि मैंने बताया था कि आनंद की मेमोरी शार्प थी, उसे सब चीजें याद थी। तो भगवान बुद्ध के साथ रहने की वजह से जितनी भी शिक्षाएं थी उसको उन्होंने कलेक्ट किया था, और उसका जो कलेक्शन है वो आपको सूत्र पिटक में मिलेगा। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है सूत्र पिटक में है क्या, तो उसमें टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा है, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं। सूत्र पिटक भी कोई एक बुक नहीं है, इसके भी 5 पार्ट्स हैं। सूत्र पिटक की अगर हम बात करें तो 5 पार्ट क्या क्या है, तो इन 5 को हम देखते हैं। पहला जो पार्ट है फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं दिग्घ निकाय, दिग्घ निकाय। दिग्घ निकाय यानी कि इसमें भगवान बुद्ध की जो लंबी शिक्षाएं उनका वर्णन हो, यानी कि लॉन्ग डिस्कोर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा,
जो उनके लंबे डिस्कोर्स, लंबी शिक्षाएं होंगी उनको दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो दीर्घ निकाय में वो शिक्षाएं हैं, ऐसे कन्वर्सेशन है जो काफी लंबे, उनका संकलन इसमें किया गया। दीर्घ के बाद दूसरा जो है मध्यमा निकाय, मध्यमा निकाय, मध्यम निकाय। मध्यम का मतलब मिडिल, मिडिल यानी कि बीच के छोटे डिस्कोर्स, यानी कि मध्यम आकार के मिडिल डिस्कोर्स, जिनका साइज थोड़ा छोटा है, ऐसी जो वाद विवाद जो छोटे साइज में, उनको मध्यम निकाय में शामिल किया गया। तीसरे जो है थर्ड, वो है आपका संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। तीसरा जो पार्ट है संयुक्त। संयुक्त का मतलब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, यानी कि प्रश्नोत्तर श्रृंखला में क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दिया। भगवान बुद्ध, जैसे भगवान बुद्ध से किसने पूछा कि आत्मा क्या है, उसका उन्होंने आंसर दिया। ऐसे लंबे लंबे जो कन्वर्सेशन है वो आपके संयुक्त निकाय में। फोर्थ है आपका अंगुत्तर निकाय, इंपॉर्टेंट है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, इसमें भगवान बुद्ध के कौन से डिस्कोर्स है, जो न्यूमेरिकल डिस्कोर्स, न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल डिस्कोर्स। जैसे अगर हम देखें 16 महाजनपद, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है, 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद की जो लिस्ट है वो अंगुत्तर निकाय में ही है। ये कई बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो 16 महाजनपद की जो लिस्ट आपको मिलेगी अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय किसका पार्ट है, सूत्र पिटक का है। जो लास्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो है आपका खुद्दक निकाय, फिफ्थ पार्ट, खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय क्या है कि इसमें टोटल 15 बुक्स है, 15 बुक्स आती हैं, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने जातक स्टोरीज या जातक कथाओं का नाम सुना होगा, जातक टेल्स, जातक कथाओं या जातका स्टोरीज या जातका टेल्स। तो जातका टेल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जातका टेल्स भगवान बुद्ध के प्रीवियस बर्थ की कहानी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के लगभग 550 प्रीवियस बर्थ हुए थे। हम लोगों को तो अपने पुराने जन्मों की याद नहीं थी, बट भगवान बुद्ध क्योंकि उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ था तो उनको पिछले जन्मों की सारी कहानियां पता थी, और हर बार वो बुद्ध बनने की कोशिश करते थे, और उन्होंने हर जन्म में कुछ अच्छे काम भी किए थे। जैसे अगर आप एनसीईआरटी देखोगे 6th क्लास या 12th क्लास का फर्स्ट पार्ट, उसमें कुछ कहानियां हैं, जातक टेल्स है। जैसे एक मंकी जातक की कहानी है। उस मंकी जातक की कहानी में क्या है कि एक बंदर राजा था, वो एक छोटे से आम के बगीचे का राजा था, और वहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते थे, और उस बगीचे में बहुत अच्छे आम थे, बहुत मीठे आम होते थे। एक बार एक आम गलती से नदी में गिर गया, और वो नदी में बहते बहते बनारस पहुंचा, और बनारस के राजा के ने वहाँ पे स्नान करे थे, उनके पास आ गए, उन्होंने आम खाया, आम बहुत मीठा था, और वो बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसे आम मेरे राज्य में तो कभी नहीं। तो उन्होंने पता लगा, तो पता जब लगाया तो बंदर राजा का जो बगीचा था उसमें सेना पहुंच गई। अब बंदर राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अपने लोगों को वहां से बचाए, और पार करना था एक नदी को, क्योंकि नदी को पार करके ही बचा जा सकता था, अदरवाइज सेना उनको मार देती। तो बंदर राजा ने क्या किया, एक रस्सी डाली, बट रस्सी छोटी पड़ गई, तो वो क्या करा, एक डाल पे लटक के और उस रस्सी को पकड़ के उसने अपने सारे जितने भी बंदर थे सबको पार कराया। इस क्रम में अंत में उसकी मृत्यु। तो इस तरीके से उसमें एक दया का भाव था, एक उदारता का भाव था, यानी कि भगवान बुद्ध अपने पिछले जन्म में एक बंदर बने थे, तब भी उन्होंने ऐसे अच्छे अच्छे काम किए थे, इसीलिए इस जन्म में उनको फिर बुद्ध की प्राप्ति। तो ऐसी जो कहानियां हैं वो आपकी जातक टेल्स में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा यहाँ पे है एक धम्मपद। धम्मपद, धम्मपद क्या है कि यहाँ पे नैतिकता से संबंधित आपको कहानियां मिलेंगी। एक और आता है खुद्दक निकाय में, जिसको हम थेरी गाथा और थेरा गाथा बोलते हैं। इनसे भी रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि अलग अलग एग्जाम में थेरी गाथा, और एक है थेरा गाथा। थेरा गाथा, थेरी गाथा क्या है, ये जो बुद्धिस्ट नन्स है, यानी जो बौद्ध भिक्षुणियां हैं, उनसे रिलेटेड कहानी है, उनकी कहानी है। और ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, यानी कि जो भिक्षु हैं, उनसे रिलेटेड कहानी है। तो ये भिक्षुणियों की कहानियां हैं, भिक्षुओं से संबंधित, और ये भिक्षुओं से संबंधित कहानी है, भिक्षुओं से संबंधित। अब जैसे थेरी गाथा का एक एग्जांपल मैं बताऊं, एक एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो स्टोरी ऑफ है पूना। पूना एक स्टोरी उसमें बताई गई है पूना के नाम से। पूना एक निचली कास्ट की वीमेन है, और वो हमेशा गंगा के तट पे बनारस में सुबह सुबह जल्दी 4 बजे या 3 बजे पानी लेने जाती, क्योंकि अगर वो उजाले में जाएगी, यानी कि 2 दिन में जाएगी, तो फिर जो बड़े घरों की महिला है या उच्च वर्ण की महिला है उसकी बेइज्जती करेंगी। और
उन्हें पानी भरने नहीं देंगे, क्योंकि उस समय डिस्क्रिमिनेशन था। तो वो सुबह सुबह जब 4 बजे जाती तो एक ब्राह्मण को हमेशा गंगा में नहाते हुए देखती थी, और ठंड के दिन थे और वो ब्राह्मण सिकुड़ते सिकुड़ते नहा रहा था। तो उसने उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, मेरे को तो मजबूरी है, मैं आज सुबह सुबह इसलिए आना पड़ता है क्योंकि अगर मैं बाद में आऊंगी तो उच्च वर्ण की महिलाएं मुझे अपमानित करेंगी और मुझे पानी भरने नहीं देंगी, बट तुम सुबह सुबह इतनी ठंड में क्यों आ रहे, क्यों नहा रहे हो, क्या होगा इससे? तो वो कहता है कि इससे मेरे पाप धुलेंगे गंगा में नहाने से, और मेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो फिर वो पुनः ब्राह्मण को बोलते कि अगर ऐसा होता तो ये जितने भी जल में रहने वाले जीव जंतु हैं जो गंगा में रह रहे हैं, चाहे वो मगरमच्छ हो, मछलियां हो, कुछ भी हो, उनको सबको मोक्ष प्राप्त हो। इससे ये दिखाया जा रहा है कि भाई सिर्फ नहाने से आपका या जल में स्नान करने से आपको मोक्ष नहीं मिल जाएगा, आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और अच्छे सोच रखनी पड़ेगी, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसी जो कहानियां हैं वो आपको एनसीईआरटी में दी हैं और उससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो स्टोरी ऑफ पूना थेरी का था, तो ऐसी जो कहानी है वो आपको खुद निकाय में मिलेगी। तो ये मैंने आपको बताया था जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक उसके जो 5 पार्ट्स हैं। अब इसके बाद दूसरा जो रचना की गई थी यहाँ पे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें रचना की गई थी विनय पिटक। तो दूसरा है विनय पिटक, विनय यानी कि बिहेवियर, विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या है, किसने इसकी रचना की विनय पिटक की? तो इसकी जो रचना की उपाली, उपाली, उपाली भी भगवान बुद्ध के एक प्रमुख शिष्यों में एक था। जैसे आनंद है वैसे उपाली, उपाली एक्चुअल में जैसे आनंद भगवान बुद्ध के कजन ब्रदर थे, तो उपाली रॉयल बार्बर था, यानी कि राजकीय, वो एक नाई था और उसने बाद में बुद्धिज्म को अपना लिया और वो एक बहुत बड़ा भगवान बुद्ध का शिष्य बना। तो उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। और विनय पिटक में है क्या? तो विनय पिटक में आपके बुद्धिस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि बुद्धिस्ट मठों के नियम एवं कानून इसमें। और ये बुद्धिस्ट मठ की बुद्धिस्ट, क्योंकि बुद्धिज्म जब भगवान बुद्ध जिंदा थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी बुद्धिस्ट मठ को चलाने में, या बुद्धिस्ट संघ बहुत बड़ा था उसको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि भगवान बुद्ध जिंदा थे, उनके ऑर्डर्स को सब मानते थे। लेकिन अब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो चुकी है, तो संघ को चलाना है, इतना बड़ा संघ जिसमें भिक्षु भिक्षुणियां सब लोग हैं, तो उस संघ को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरी थी। तो इसलिए इसमें क्या किया गया, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखा गया, उसका संकलन किया गया और उसकी जिम्मेदारी उपाली को दी गई। इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये जो बुद्धिस्ट मत के रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें एक है पतिमोक्ष, ये पाली लैंग्वेज, पतिमोक्ष, और एक है पराजिका, पराजिका। पतिमोक्ष क्या है और पराजिका क्या है? पतिमोक्ष ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि ये जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन, सामान्य रूल्स एंड रेगुलेशन है। इनको अगर आपने वायलेट किया तो आपकी जो सजा होगी वो सिंपल, इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत हार्ड आपको पनिशमेंट मिलेगा, इसमें पनिशमेंट मिलेगा बट सिंपल पनिशमेंट। अब इसमें क्या क्या रूल्स होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आप रात को सोए और सुबह उठे और आपने अपना बिस्तर बिना सही करे आप चले गए, तो एक पनिशमेंट मिल जाएगा। हो सकता है आपको एक दिन खाना नहीं मिले, ऐसा कुछ। तो ये सिंपल, आपने झूठ बोला तो कुछ पनिशमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारी जो पनिशमेंट होते थे उनको पतिमुख कहते हैं, यानी कि सिंपल टाइप ऑफ क्राइम्स है, आपने कुछ किया तो उसके लिए सिंपल पनिशमेंट मिलेगा। बट पराजिका अगर आपने किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो पराजिका ये सीरियस क्राइम्स थे, अगर आपने ऐसे क्राइम किए तो आपको बुद्धिस्ट मठ से निकाल दिया जाएगा। तो ये सीरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स, यानी गंभीर अपराध है। अब गंभीर अपराध क्या क्या है? सीरियस क्राइम्स, गंभीर अपराध। अगर आपने इनको किया, इन अपराधों को किया, तो आपको बुद्धिस्ट मठ से निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको बुद्धिस्ट संघ को हमेशा छोड़ना पड़ेगा। ऐसे क्या कौन से थे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चोरी की, आपने रेप किया, करने की कोशिश करी, या फिर आपने ऐसा दिखावा किया कि आपको निर्वाण प्राप्त हो गया, यानी कि ज्ञान प्राप्त हो गया या इनलाइटमेंट हो गया, तो ऐसा अगर आपने किया तो आपको बुद्धिस्ट मठ से निकाला भी जा सकता है। तो 2 कैटेगरी थी, एक पतिमोक्ष, एक पराजिका। तो विनय पिटक उपाली ने इसका संकलन किया, इसमें बुद्धिस्ट मठ के रूल्स एंड रेगुलेशन है, और पराजिका और पतिमोक्ष ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते। तो ये मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें क्या क्या हुआ। अब हम जाते हैं इसके बाद द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल में, यानी कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल अगर आप
बुद्धिस्ट काउंसिल। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में अगर मैं बताऊं तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद, यानी कि ठीक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के 100 साल बाद एक दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की, और हर काउंसिल को कराने का कोई ना कोई पर्पस था, क्योंकि बौद्ध धर्म की पवित्रता को आपको मेंटेन करना है और उसका लगातार प्रसार भी करना है। तो उसके लिए द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया। कुछ फैक्ट हम जानते हैं, जैसे पहला कौन से ईयर में की गई, तो ठीक 100 साल बाद यानी कि 383 BCE इसको ऑर्गेनाइज किया गया। फिर कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये प्लेस यानी कि स्थान जो था वो था आपका वैशाली, क्योंकि वैशाली जो पहले वज्जी महासंघ की राजधानी थी, बाद में वैशाली मगध साम्राज्य की भी राजधानी पड़ी, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। उस समय जो शासक थे, मगध के शासक, वो थे आपके कालाशोक। कालाशोक के बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ कि नाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कालाशोक, और नाग डायनेस्टी या नाग वंश से बिलोंग करते थे। शिशुनाग के बाद कालाशोक को एक और नाम भी मिलता है, काकवर्ण भी इनको बोला जाता है। अशोक से अलग है, अशोक अलग है और काकवर्ण। तो इनके टाइम पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और ये इस समय जो अध्यक्ष थे, क्योंकि हर संगति का या काउंसिल का एक अध्यक्ष होता था, परिषद का अध्यक्ष होता था, यानी कि प्रेसिडेंट। इसमें जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सर्वकामी, ये पाली में वैसे इसको सर्वकामी बोलेंगे, सर्वकामी या फिर शब्दकामी। अब इसको ऑर्गेनाइज करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया गया? इसको ऑर्गेनाइज करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो था 10 पॉइंट डिस्प्यूट। 10 पॉइंट डिस्प्यूट, क्योंकि देखिए कोई भी संगठन हुआ जब लंबे टाइम तक चलता उसमें कोई ना कोई विवाद आ जाता। इसी तरीके से 100 साल बाद इसमें भी बहुत सारे विवाद देखे गए, उसमें से 10 पॉइंट डिस्प्यूट उनको बोला जाता है कि कुल 10 विवाद थे। विवाद क्या क्या थे? 2 ग्रुपों में विवाद थे। ऐसे विवाद क्या थे, जैसे दोपहर के बाद खाना खाना है या नहीं खाना है। जो कई बुद्धिस्ट मठ के लोग थे वो उनका मानना था कि दोपहर के बाद हम खाना खा सकते हैं। कई जैसे धन के को इकट्ठा करना, सोना चांदी, जैसे भगवान बुद्ध ने तो सभी चीज़ों को छोड़ने की बात कही थी, क्योंकि लेकिन अब मठ को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत थी, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। उसके अलावा ऊंची गद्दियों का उपयोग करना है नहीं करना है, आरामदायक बिस्तर का उपयोग करना है नहीं करना है, ऐसे कुछ विवाद थे जिसपे 2 ग्रुप में विवाद था। उन्हीं 10 पॉइंट डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये संगति का ऑर्गेनाइज किया गया, इस काउंसिल का ऑर्गेनाइज किया। बट इसका अगर आप रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बुद्धिस्ट संघ पहली बार विभाजित हो गया। परिणाम रिजल्ट, तो पहली बार बुद्धिस्ट संघ में विभाजन हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार बुद्धिस्ट जो ऑर्डर था उसमें विभाजन कब हुआ, तो वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान हुआ 383 BC। इसमें जो 2 ग्रुप में बढ़ गए, जैसे मैंने बताया था कि जो ग्रुप थे, एक आपके नो चेंजर्स जो कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे, और दूसरे प्रो चेंजर्स जो परिवर्तन चाहते थे। प्रो चेंजर्स यानी कि गैर परिवर्तनवादी या अपरिवर्तनवादी भी इसको बोलेंगे, और दूसरे थे आपके परिवर्तनवादी, प्रो चेंजर्स, परिवर्तनवादी। अब ये जो गैर परंपरा परिवर्तनवादी है, ये चाहते थे कि बुद्धिस्ट जो नियम कानून है उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, जो भगवान बुद्ध के टाइम से चले आ रहे हैं, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम से चले आ रहे हैं, वो वही रहे। लेकिन जो परिवर्तनवादी थे उनका कहना था कि समय के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज करना चाहिए। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में विवाद हुआ, वो विवाद सॉल्व करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हुआ। तो इस तरीके से बुद्धिस्ट जो संघ था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। जो गैर परिवर्तनवादी थे उनको बोला गया स्थविर वादी, यानी कि स्थविर वादिन्स, और यह इनको ये नाम भी बोला गया थेरावादी, थेरावादी इनको बोला गया। यानी कि ऐसे लोग जो चाहते थे कि ओरिजिनल, यानी कि ये क्या है, जो गैर परंपरावादी है या ओरिजिनल बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, ओरिजिनल बुद्धिज्म, यानी कि जो वास्तविक बुद्धिज्म था, जो पहले से चला आ रहा था, उसी को फॉलो करना चाह रहे थे, यानी कि ओरिजिनल नियमों को मानना चाह रहे थे, और बौद्ध धर्म उसी में ये मानना चाहिए। लेकिन जो परिवर्तनवादी थे वो चाहते थे कि बुद्धिस्ट जो नियम है उनमें चेंज किया जाए। इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया
सर्वस्त्रवादी, या इनको बोला गया महासंघिक, जो परिवर्तित हो गए, यानी कि सर्वस्त्रवादिन्स या फिर महासंघिक। इस तरीके से पहली बार जो बुद्धिज्म था या बुद्धिस्ट ऑर्डर था वो दो भागों में बढ़ गया। और आगे जाके हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में देखेंगे तो ये जो नो चेंजर्स थे या जो स्थविरवादी थे, थेरावादी थे, इनको बाद में हीनयान बोला गया। और ये जो परिवर्तनवादी थे ये आगे चल के महायान में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सब होगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। लेकिन ये जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इसमें पहली बार जो बौद्ध धर्म था या बौद्ध बुद्धिस्ट ऑर्डर था उसका विभाजन देखा गया। इस तरीके से जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके हमने फैक्ट और उसके जो कॉन्सेप्ट थे उनको दोनों को समझा। सर्वस्त्रवादी और महासांघिक ये एक प्रो चेंजर्स थे, परिवर्तनवादी थे, और जो स्थविरवादी थे या थेरावादी थे वो आपके नो चेंजर्स उसमें उस कैटेगरी में थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके बाद जो तृतीय बौद्ध संगति थी या थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब तृतीय बौद्ध संगति का बैकग्राउंड इस टाइम पे जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी इसका हम पहले ईयर देख लेते हैं, 250 बीसी। और 250 बीसी में यहां पे जो शासक है यानी कि रूलर है वो अशोका द ग्रेट। अशोका मौर्य डायनेस्टी का रूलर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक रूलर है। और जो विभाजन हो चुका था उससे अशोक भी आहत था, क्योंकि जब उसने बौद्ध धर्म को अपनाया कलिंग वार के बाद उसने देखा कि जो बौद्ध धर्म है उसमें बहुत सारे विवाद है और बहुत सारी जो सेक्ट है वो बने हुए। तो उन सबको यूनाइट करने के लिए 250 बीसी में उसने इस को ऑर्गेनाइज किया। इसका जो स्थान था, प्लेस था, वो पाटलिपुत्र, क्योंकि इसके टाइम पे जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में एक विहार है जिसको अशोकाराम विहार बोलते हैं, उस विहार में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इस संगीत। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस्य थे, जिनसे प्रभावित होके अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और इनका एक नाम उपगुप्त में मिलता है। तो ये इसके अध्यक्ष थे। अब 250 बीसी में अगर अशोक ने इसको ऑर्गेनाइज कराया तो वो जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है उसी को प्रमोट करना चाहता था, ओरिजिनल बुद्धिज्म जो कि पहले से चला आ रहा था, यानी कि जिसको अभी हमने थेरावाद बोला था। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो अशोक के थ्रू थेरावाद का प्रमोशन किया गया, थेरावाद को बढ़ावा यानी प्रमोशन किया गया। और इस थेरावाद को बढ़ावा देने के लिए आगे उसने क्या करा, यहाँ पे बुद्धिस्ट मिशनों को भी भेजा। बुद्धिस्ट मिशन यानी कि बौद्ध मिशनों को भेजा बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। बुद्धिस्ट मिशन कहाँ कहाँ भेजे गए, फॉरेन्स में, जैसे कि श्रीलंका। और श्रीलंका में उसने किसको भेजा, श्रीलंका में तो उसने अपने खुद पुत्र और पुत्री को भेजा, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को उसने श्रीलंका में भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इस तरीके से बाकी जो देश थे, सुमात्रा, इंडोनेशिया, हर जगह पे बुद्धिस्ट मिशंस को भेजा गया कि आप वहाँ पे बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनको फैलाओ। और अशोक ने खुद भी बौद्ध यात्राएं की, धम्म यात्रा उसको बोला जाता है। और वो जितने भी बुद्ध से रिलेटेड सारे जो प्लेसेस थे वहाँ पे उसने खुद विजिट किया, वहाँ पे उसने स्तूपास बनाए। इस तरीके से जो बौद्ध धर्म था वो भारत से भी बाहर चला गया। तो अशोक का योगदान यही है कि भगवान बुद्ध ने तो उसको भारत में फैलाया, लेकिन अशोक ने क्या करा, उसको भारत के बाहर भी उस धर्म को ले गया और उसको एक विश्व धर्म बना लिया। भारत वैसे तो धर्मों की एक जननी है, लेकिन अगर हम देखें विश्व धर्म तो एक बौद्ध धर्म ही है जो कि भारत से जाके फैल गया। हालांकि भारत से वो लगभग समाप्त हो चुका है, मतलब खत्म है, बहुत कम संख्या बौद्धों की है, लेकिन विश्व धर्म है। अगर हम विश्व धर्म की बात करें तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बौद्ध, ये एक विश्व धर्म की कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि भारत का एक ही धर्म है जो कि यहाँ से बाहर फैला, और उसमें अशोक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद हम देखेंगे कनिष्क, एक और रूलर होगा, उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे अशोका ने इसको साउथ ईस्ट एशिया में फैलाया और सेंट्रल एशिया, चाइना वगैरह में जो फैलाने का काम किया था वो कनिष्क के टाइम से स्टार्ट हुआ। बट वो जो बुद्धिज्म था वो महायान बुद्धिज्म था, और उसको हम आगे भी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देखेंगे। तो इस तरीके से जो बुद्धिस्ट मिशन थे उनको भेजा गया।
और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी कि जैसे हमने पिटक के बारे में देखा था, तो इसमें एक और पिटक की संरचना की गई, संकलन किया गया, जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक है क्या? जैसे पहला पिटक सुत्त पिटक था जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं थी, दूसरा पिटक विनय पिटक था जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन थी। तो अभिधम्म पिटक का कलेक्शन इसमें किया गया, और इसमें क्या है? फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म, फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म का दर्शन। तो जो बौद्ध धर्म का दर्शन है वो अभिधम्म पिटक में संकलित। तो बौद्ध धर्म के दर्शन को इसमें किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मोगलीपुत्र तिस थे, ये एक बहुत बड़े विद्वान थे। तो मोगलीपुत्र तिस ने एक बुक की संरचना करी जिसका नाम था कथा वस्तु। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कथा वस्तु। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या कथा वस्तु के बारे में पूछा जा सकता है। कथा वस्तु क्या है? तो कथा वस्तु में मोगलीपुत्र तिस ने, क्योंकि मैंने बताया था कि जब बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल को, उसमें बौद्ध धर्म में बहुत सारे सेक्शंस थे और उनके बीच में विवाद था और उनकी अपनी अपनी फिलोसॉफी थी। तो इस सबको सबको क्रिटिसाइज करना, उसका आंसर देना और उसको फिर इम्प्लीमेंट करवाना, वो सारा का सारा कथा वस्तु में है। यानी कथा वस्तु में अन्य जो विचार हैं उनको उनकी भर्त्सना की गई है, ऐसे विचार जिससे बौद्ध धर्म चेंज हो सकता है ओरिजिनल बुद्धिज्म के अलावा। तो वो सब जो आपकी कथा वस्तु है उसमें इसको बताया गया। तो ये तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाया, पूरा विश्व में फैलाया और वो एक विश्व धर्म बन गया। इसके बाद हम जाते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, अगर हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को देखें तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था या इसका जो करवाया था, ये इसका जो ईयर है वो है आपका, कई जगह पे 72 सी लिखा हुआ है, कहीं पे 78 है, कंफ्यूजन है, बट फर्स्ट सेंचुरी में ही हुआ था। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन कराया था वो थे उस समय एक रूलर है कनिष्क, कनिष्क के टाइम पे। कनिष्क को सेकेंड अशोका भी बोला जाता है। तो कनिष्क ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। कनिष्क कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कुषाण वंश से बिलोंग करते थे और भारत के एक महान राजा थे। कनिष्क ऐसे रूलर थे जिन्होंने चाइना में भी आक्रमण किया था, वहां के जनरल को हराया था और सिल्क रूट पे भी कब्जा करते थे। इनकी एक जो राजधानी थी तक्षशिला थी और सेकंड कैपिटल इनकी मथुरा थी। मथुरा से इनकी एक मूर्ति भी मिली हुई है कनिष्क की। अब देखिए कनिष्क ने इसको ऑर्गेनाइज कराया क्योंकि जो कनिष्क थे, जैसे अगर हम देखें मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद तो भारत फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया था। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इस वाले हिस्से की, नॉर्थ ईस्ट की, उत्तर पश्चिम की, तो उत्तर पश्चिम में कुछ फॉरेन जो ट्राइब्स थी उन्होंने आके कब्जा कर लिया था। उसमें सबसे पहले इंडो ग्रीक्स थे, या जिनको हिंदी में हिंद यूनानी बोलते, इंडो ग्रीक्स। उसके बाद सेकंड फिर आपके शक और पार्थियंस। ये पैरेलल, दोनों अलग अलग रूलर हैं लेकिन उन्होंने साथ में आके रूल किया था। तीसरे नंबर पे जो आए थे वो कुशानास थे, कुशानास। और कुशानास का एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसका महान जो रूलर था कनिष्क था। तो कनिष्क ने इस जो काउंसिल थी या संगति थी या परिषद थी उसका ऑर्गेनाइजेशन कराया। और कनिष्क ने उस समय जब इसको ऑर्गेनाइज किया था तो इसका जो स्थान था, किस जगह पे ऑर्गेनाइज किया, तो वो कुंडल वन बोला जाता है, कुंडल वन। और ये है कश्मीर में, श्रीनगर के पास, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया था। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट इस काउंसिल के, वो थे आपके वसुमित्र। वसुमित्र एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने महाविभाषा नामक एक ग्रंथ की रचना भी की है जिसमें बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया। बट इसके जो उपाध्यक्ष थे वो एक महान विद्वान थे, अश्वघोष। अश्वघोष ने एक फेमस बुक लिखी है जो बुद्ध की बायोग्राफी, जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। उसमें बुद्ध की पूरी हिस्ट्री, पूरी बायोग्राफी उसको लिखा गया। अब यहाँ पे क्या था कि हर बुद्धिस्ट काउंसिल में एक अध्यक्ष होता था, बट यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्यों बनाया गया? एक्चुअल में जो अध्यक्ष था वो बनना था अश्वघोष को, बट उसी काउंसिल में वसुमित्र आते और जो वसुमित्र थे वो अश्वघोष के गुरु थे। तो अपने गुरु के सम्मान में अश्वघोष ने उपाध्यक्ष बना और उन्होंने अपने जो गुरु थे वसुमित्र, उनको अध्यक्षता दे दी। तो इससे पता चलता है कि गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पे उसको उन्होंने फॉलो किया। और उसके बाद हालांकि जो सारी वर्किंग की थी वो इन्होंने की।
बट जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म हमेशा के लिए दो भागों में विभाजित हुआ। जैसे पहले भी विभाजित हुआ था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जिसमें स्थविर और महासंघिक थे, लेकिन अब जो विभाजन होगा वो हमेशा के लिए हो जाएगा। और वो जो विभाजन था वो आज तक बुद्धिज्म में बना हुआ। अब ये विभाजन क्या था? तो यहाँ पे जो बुद्धिज्म था वो दो भागों में बट जाएगा और उसको बोला जाएगा, एक को हीनयान और दूसरे को बोला जाएगा महायान। हीनयान मीन्स लेसर व्हीकल और इसका मीन्स ग्रेटर व्हीकल। अब देखिए ये हीनयान और महायान ठीक है, इसको समझते हैं। और जो कनिष्क है उन्होंने तो खैर महायान को प्रमोट किया, तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है उसको हम समझ लेते हैं, उससे आपको इनका डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे हीनयान में अगर हम देखें तो लॉर्ड बुद्धा एक सिर्फ रिलीजियस टीचर यानी भगवान बुद्ध एक सिर्फ धार्मिक गुरु है। बट जो महायान बुद्धिज्म था वहां पे उनको एज अ गॉड ट्रीट किया, यानी कि उनको भगवान बना दिया। और इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निर्वाणा, खैर यहाँ पे चाहिए था निर्वाण, जो फाइनल डेस्टिनेशन है किसी भी बौद्ध भिक्षु की। इस निर्वाण को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना था? अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना, जो कि काफी टफ था, अष्टांगिक मार्ग। बट यहाँ पे अगर आपको निर्वाण चाहिए तो उसको सिंपल फॉर्म में कर दिया गया, निर्वाणा। यहाँ पे थ्रू ब्लेसिंग्स ऑफ बोधिसत्व, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया बोधिसत्व, यानी कि बोधिसत्व के आशीर्वाद से आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। बोधिसत्व का आशीर्वाद, बोधिसत्व क्या है उसको अभी हम समझेंगे। इसके अलावा जैसे यहाँ पे अगर हम हीनयान में देखें तो पाली जो लैंग्वेज थी उसको प्रमोट किया गया था, और यहाँ पे धीरे धीरे संस्कृत जो लिटरेचर था उसका प्रमोट हुआ। और जो बुद्ध चरित्र वगैरह लिखी गई थी संस्कृत में लिखी गई थी। अश्वघोष का मैंने नाम बताया था, कालिदास से पहले अश्वघोष भारत के संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इस तरीके से जो भगवान बुद्ध ने हमेशा आम भाषा में अपने प्रवचन दिए थे, उनको उन्हीं का संकलन त्रिपिटक में किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए, तो त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए। शायद CAPF में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया। बट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जो विद्वान थे, बुद्धिस्ट विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत भाषा को अपना लिया। बौद्ध धर्म के भारत से डिक्लाइन में एक बड़ा रीजन ये भी था क्योंकि भाषा, आम भाषा को छोड़ के संस्कृत भाषा को अपना लिया गया, और धीरे धीरे फिर बुद्धिज्म कमजोर होता गया। एक कारण ये भी था, वैसे तो बहुत सारे कारण थे, एक कारण ये भी था। अब हम एक बार बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बोधिसत्व क्या है। तो बोधिसत्व ऐसे पर्सन है, बोधिसत्व कौन? अब देखिए बोधिसत्व एक ऐसा व्यक्ति है जो निर्वाण प्राप्ति की अंतिम स्टेज में, बट वो ऐसा करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? कि जब तक इस पृथ्वी के सभी लोगों को निर्वाण प्राप्त ना हो जाए। क्योंकि अगर वो खुद से निर्वाण प्राप्त कर लेगा तो उसका भला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कंपैशन, यानी कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जब तक जो भी पृथ्वी पर निर्वाण चाह रहे वो उनको निर्वाण की प्राप्ति ना कराते तब तक वो ऐसा नहीं करेगा। यानी कि वो चाहे तो कभी भी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो यानी कि बोधिसत्व ऐसा पर्सन है जो जब चाहे निर्वाण प्राप्त कर सकता है, बट वो ऐसा नहीं करेगा अनटिल और अनलेस जब तक हर व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त ना हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे जो बोधिसत्व है उनकी कल्पना की गई, ये भगवान बुद्ध के अवतार ही हैं। जैसे कि अगर आप अजंता गुफाओं में जाओगे तो वहां पे आपको अवलोकितेश्वर मिलेंगे, अवलोकितेश्वर, या इनको पद्म पानी भी बोला जाता है, पद्म पानी, क्योंकि इनके हाथ में कमल रहते हैं, आंखें इनकी झुकी हुई है। अवलोकितेश्वर, अ गॉड हु लुक्स डाउन, ये करुणा के देवता है, इनकी कृपा से आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से एक और भी बोधिसत्व है जिनका नाम है वज्रपाणी, इनके हाथ में वज्र है लाइक इंद्र, और ये आपकी जो कामनाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपके वासनाएं, उनको दूर करते हैं। तो ये इनका काम है वज्रपाणी। एक UPSC 2018 में पूछा था मैत्रेय भी बोधिसत्व है, और इनको फ्यूचर बुद्धा भी बोला जाता है, फ्यूचर बुद्धा। ऐसी इसी तरीके से पूछा था, यानी कि आने वाले जो कलयुग में अवतार लेंगे, जैसे भविष्य के बुद्ध। जैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद का कॉन्सेप्ट है, भगवान विष्णु के 10 अवतार, उसी तरीके से
इसमें भी बुद्धिज्म में भी धीरे धीरे अवतारवाद का कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकारनेशन। और जो फ्यूचर बुद्धा है, जो आने वाले बुद्धा है, उनका नाम मैत्रेय है। तो यूपीएससी 2018 में ये पूछा था। इस तरीके से जो बुद्धिज्म था वो दो भागों में हमेशा के लिए विभाजित हो गया। और जो चतुर्थ बौद्ध काउंसिल है उसमें एक सबसे बड़ी जो घटना है वो ये था कि इसमें एक और संकलन किया गया, विभाष शास्त्र, विभाषा शास्त्र का संकलन किया गया। इसमें भी भगवान जो बौद्ध धर्म है उसकी जो फिलोसॉफीज है उनको उनका संकलन किया गया। ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेकिन इसके अलावा मैंने बताया था कि टोटल जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो 6 भी। अब हम जाते हैं 5वीं बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो 5th जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, 5th बुद्धिस्ट काउंसिल, तो 5th बुद्धिस्ट काउंसिल का जो ईयर है 1871। और जो बुद्धिस्ट 1871 में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये इंडिया में नहीं हुई थी, इससे इंडिया का कोई लिंक नहीं है, इंडिया से बाहर यानी कि वर्मा में हुई थी, वर्मा जिसको हम म्यांमार बोलते हैं। और यानी कि इसका जो प्लेस है मांडले स्थान, मांडले बर्मा में स्थान। और इसमें जो शासक थे उस समय जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कराया उनका नाम था मिंडन, राजा मिंडन, राजा मिंडन। और इसका जो परिणाम निकला, इसका जो परिणाम था वो ये था कि यहाँ पे 729 बड़े पत्थरों में, बड़े स्टोन्स में जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था उसको राइट करवाया गया, उसको लिखा गया। 729 बड़े बड़े जो शिलाखंड थे उसमें जो त्रिपिटक थे उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको लिखा गया। क्योंकि भारत से धीरे धीरे बौद्ध धर्म विलुप्त हो चुका था और जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे बौद्ध धर्म फ्लरिश कर रहा था, तो वहाँ पे ये 729 जो बड़े बड़े पत्थर में इन्होंने जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उसका संकलन किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 6ठी बौद्ध परिषद है, 6th बुद्धिस्ट काउंसिल, ये अंतिम बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये भी बर्मा में हुई थी, जिसको आज रंगून बोलते हैं, उस समय उसको यांगून बोलते थे। तो ये इसका जो ईयर था वो 1954 और इसका जो स्थान है वो मैंने बताया यांगून, ये भी बर्मा में है प्लेस। इसके अलावा इसमें जो इसका संचालन किया था यानी कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पीएम बर्मा के या म्यांमार के, उनका नाम था यूनो। यूनो ने इसको संपादन किया था या इसका संचालन किया था। और इसमें जो इसका जो परिणाम था या जो इसका उद्देश्य था, इसमें यह था कि जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो ओरिजिनल टीचिंग्स वगैरह हैं उनको प्रमोट किया जाए, यानी कि जितनी भी पिटक की शिक्षाएं हैं, पिटक की शिक्षाओं का फैलाव किया जाए, उनको फैलाया जाए और बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाए। इस तरीके से ये 6 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हमने देखा। इनसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप यूपीएससी पीसीएस के पेपर्स को देखोगे तो लगातार इस पे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू वेरी मच।